हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। ओके और फिर बाद में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को भी सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, इफ़ सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस A whose order is m cross n and B whose order is p cross q, and now we have to multiply matrix A and matrix P। देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए कि जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। कोई भी रैंडम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। देयर इज अ सर्टेन कंडीशन। उस कंडीशन को अगर मैट्रिसेस फुलफिल करते हैं तभी आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट कंडीशन? देखिए, यहाँ पे जो n की वैल्यू है और p की जो वैल्यू है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर n और p इक्वल होगा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A, और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स P। अगर ये दोनों इक्वल होता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर है क्या? इनफैक्ट देखो, आप एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स A है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री फैक्टर मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स B को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फैक्टर। तो अगर मान लिया जाए इफ n इक्वल्स p, अगर n p के इक्वल है देन ओनली मल्टीप्लिकेशन a इंटू b एग्जिस्ट्स। ठीक है, अगर a b को एग्जिस्ट करना है तो ये कंडीशन डेफिनेटली फुलफिल होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक और बात आप याद रख सकते हैं कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे A एंड B, अब जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा लेट्स से C, तो इस नए मैट्रिक्स C का जो ऑर्डर होगा वो आप आसानी से बता सकते हैं, इट इज़ सिंपली m क्रॉस q, है ना? m क्रॉस q। क्लियर है क्या? मैट्रिक्स A का जो नंबर ऑफ रोज है उसको मैंने पिक कर लिया यहाँ पे, और मैट्रिक्स B में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको भी पिक कर लिया। सो आई कैन सिंपली से दैट रिजल्टेंट मैट्रिक्स C आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस q। ऐसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, एंड देन वी हैव अ मैट्रिक्स B हुज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। एंड देन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा, लेट्स से इट इज C, उसका ऑर्डर क्या होगा? इट इज़ वंस अगेन ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दो बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आखिर मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं इस तरीके से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is done through रो बाई कॉलम मेथड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम मेथड से करते हैं। ठीक है क्या? अब देखो, रो बाई कॉलम मेथड का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने लिया, इसी को फॉलो करते हैं, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सो इट कैन बी रिटन एज A11 A12 A21 A22। भाई 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ? आपको 3 रोज लेने हैं और 2 कॉलम्स लेने हैं। तो आई कैन राइट अ मैट्रिक्स लाइक दिस। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अब मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया विच इज़ ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज आपको लेने होंगे और 2 कॉलम्स भी लेने होंगे। तो आप अपने मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं,
अब सॉरी, एक मिनट, यस। अब देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, यू बेटर नो कि इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3x2, है ना। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर का इस तरीके से लिख दूँ, C11, C12, C21, C22 एंड देन C31, C32, क्लियर है। तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड P, जिसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब सवाल आता है कि सर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। C11, C12, इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो आपको ये देखना है कि मेथड कौन सा है। तो मेथड हमने लिया है रो बाय कॉलम मेथड। वी आर यूजिंग रो बाय कॉलम मेथड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैंने आपको बताया था, वहाँ पे वी कैन यूज़ रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय रो, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते थे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में इट मस्ट बी रो बाय कॉलम। अब क्या है, देखो अगर आप रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से आपको रो सेलेक्ट करना होगा और सेकंड वाले मैट्रिक्स से आपको कॉलम सेलेक्ट करना होगा। पहली चीज़ तो ये है, अगर मेथड रो बाय कॉलम है तो फर्स्ट मैट्रिक्स से आप रो सेलेक्ट करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब सवाल आता है कौन सा रो कौन सा कॉलम, ठीक है। एंड देन मैं आपको फर्दर बता दूं, रो और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं हम C11 की बात करें कि C11 क्या होगा, तो यहाँ पे अगर इस एलिमेंट के पोजीशन को देखें तो इट इज़ 1 1, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे I डिसाइड करता है, I की जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से कौन सा रो लेना है ना। और J डिसाइड करता है, यहाँ पे J की वैल्यू भी 1 है, J डिसाइड करता है कि सेकंड वाले मैट्रिक्स से आपको कौन सा कॉलम लेना है। यही चीज़ मैंने आपको बताया था। और फिर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप C11 की बात करेंगे तो आपको I की वैल्यू 1 मिल रही है, इसका मतलब कि ये वाले मैट्रिक्स से आपको रो 1 पिक करना है, और J की वैल्यू भी 1 मिल रही है, इसका मतलब ये वाले मैट्रिक्स से आपको कॉलम 1 पिक करना है। चलो मैं इस तरीके से सर्किल कर देता हूँ। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से मैंने रो 1 लिया, सेकंड वाले मैट्रिक्स से मैंने कॉलम 1 लिया, और अब अगर मैं इन दोनों इन रो और कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करूं, लाइक A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, आई एम गोइंग टू गेट C11, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से अगर आप इसको समझेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसके किसी भी एलिमेंट को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको C31 की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम मेथड से करना है, और आप किस पोजीशन पे एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 1 पोजीशन पे। I की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपको यहाँ से थर्ड रो पिक करना होगा। I की वैल्यू 3 है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स से आपको थर्ड रो पिक करना होगा, और J की वैल्यू 1 है, इसका मतलब सेकंड वाले मैट्रिक्स से आपको कॉलम 1 पिक करना होगा, यानी ये सेम कॉलम B11 B21। अब अगर आप इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाता है, A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उनको ऐड करोगे, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है क्या? आप इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो इससे फ़ायदा क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है एंड यू आर सीकिंग फॉर सम पर्टिकुलर एलिमेंट, आपको सिर्फ C22 चाहिए, देन अननेसेसरली हम पूरा मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे। अगर मुझे C22 चाहिए तो इस पोजीशन को देखकर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि सर I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स से आपको रो 2 सेलेक्ट करना होगा और सेकेंड मैट्रिक्स से आपको कॉलम 2 सेलेक्ट करना होगा।
एंड देन उनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, C22 की वैल्यू मिल जाएगी। तो रो बाई कॉलम मेथड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम पिक करना है आपको। कौन सा रो कौन सा कॉलम ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के एलिमेंट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। आपको NCERT में या स्कूल लेवल का कोई भी बुक उठा लो, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे यू नीड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not necessarily commutative। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, देखिए कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि A इंटू बी एंड B इंटू ए, अगर ये इक्वल होता तो हम ये बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इनफैक्ट देखो मैंने एक और वर्ड यूज किया, नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव, मतलब हर बार कॉम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं। ऐसे कुछ केसेस आपको जरूर मिल सकते हैं, इनफैक्ट मिलेंगे जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको कॉम्यूटेटिव दिखाई देगा। ठीक है क्या? सो ऐसा भी नहीं है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट लाइक दैट। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, इनफैक्ट देखो कुछ केसेस में तो हो सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल ही ना हो। जैसे आप ये वाले एग्जांपल की ही बात करें, A इंटू बी, ये तो यहाँ पे फिजिबल हो रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। लेकिन अगर आप B इंटू ए करते, अगर आप B इंटू ए करते यानी 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स अब 3 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। Now B becomes prefactor and A becomes postfactor। तो प्रीफैक्टर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी 2 और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यानी 3, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। लेकिन क्या 2 और 3 इक्वल है? द आंसर इज नो। तो AB और BA का इक्वल होना तो छोड़ो, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि AB एग्जिस्ट किया लेकिन BA एग्जिस्ट ही नहीं किया, लाइक इन दिस केस, है ना। बट अगेन ऐसा मत समझना कि अगर BA एग्जिस्ट करेगा तो इक्वल ही होगा। नो, आई सेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। AB और BA दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही होंगे, कुछ केसेस में हो भी सकते हैं। ऐसे कुछ केसेस हम आगे डेफिनेटली डील करने वाले हैं। Then we talk about associative law. So matrix multiplication is associative, ये आप लिख सकते हैं। सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ, associative law holds good for matrix multiplication। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, A इंटू बी, यानी A और B को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में उसको C से मल्टीप्लाई किया, या मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, पहले B और C को मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको A से प्री मल्टीप्लाई किया। ये दोनों इक्वल होगा, है ना, क्योंकि देखो एसोसिएशन बदलने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एसोसिएशन का डिफरेंस दिख रहा है। LHS में आपने A और B को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर C से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, जबकि RHS में आपने B और C को पहले मल्टीप्लाई किया एंड देन A से प्री मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से एसोसिएशन बदलने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर आप नहीं बदल सकते क्योंकि कॉम्यूटेटिव नेचर, ये कॉम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता।
ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर बदल दोगे। देखो इसलिए मैं अब प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क पड़ता है। तो आप सीक्वेंस कभी नहीं बदलेंगे, है ना। इसलिए तो प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। किस तरीके से? आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक वी कैन राइट ए इंटू बी प्लस सी एज ए बी प्लस ए सी, या इसको ऐसा भी समझा जा सकता है, इसको अपन क्या लिख देंगे, ए सी प्लस बी सी। तो बेसिकली ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन। क्लियर है? इनफैक्ट देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको अपन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, और इसको अपन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सीक्वेंस के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो आपको ए सी लिखना होगा, ए एज प्री फैक्टर एंड सी एज पोस्ट फैक्टर। आप इसको सी ए नहीं लिख सकते, ठीक है क्या? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन कम्स फोर्थ कैंसलेशन लॉ। देखिए कैंसलेशन लॉ में आपको क्या सीखना है। अगर मान लो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, ए बी इक्वल्स ए सी, तो सवाल आता है कि सर क्या हम मैट्रिक्स ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं और लिख सकते हैं दैट बी इक्वल सी, जैसा आप रियल नंबर्स के केस में करते हो। ए और ए को कैंसिल किया और लिख दिया बी और सी इक्वल है। हालांकि यहाँ भी कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब ए नॉन जीरो हो। रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कैंसिलेशन लॉ तभी होल्ड करता है जब कैंसिल होने वाले फैक्टर्स नॉन जीरो हों। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है इट इज़ बिट डिफरेंट, है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख तो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कर ही नहीं सकते, ए को कैंसिल ही नहीं कर सकते। ए को कैंसिल कर सकते हैं आप, लेकिन कब कैंसिल कर सकते हैं? जब ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हम उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है क्या? तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उनका कैंसिलेशन कर सकते हैं और फिर आप कंक्लूड कर दोगे दैट बी एंड सी आर इक्वल। लेकिन इफ ए इज सिंगुलर देन दिस कैंसिलेशन डज नॉट होल्ड गुड। क्लियर? लेकिन देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर मैं कन्वर्स की बात करूँ, जैसे मान लो इफ बी एंड सी आर इक्वल, दो मैट्रिसेस गिवन है जो कि इक्वल है, एंड नाउ इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड्स, मैं चाहता हूँ कि मैं ए से प्री मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, तो ये ए बी बन जाएगा और ये ए सी बन जाएगा। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और इसके लिए ए को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होना जरूरी नहीं है, उस कैसा भी हो, ए सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो कैंसिलेशन के वक्त मैंने आपको क्या बताया, आपको चेक करना होगा कि आप जिस मैट्रिक्स को कैंसिल कर रहे हैं क्या वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो कैंसिलेशन हो सकता है, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है, अगर सिंगुलर है तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं, एंड नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग, इस बात का ध्यान जरूर रखें आप, ठीक है। प्री मल्टीप्लिकेशन है या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसको जरूर ध्यान में रखें। तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई आप चाहे तो कर सकते हैं अगर बी और सी इक्वल है तो, ठीक है, बट कैंसिलेशन उसके लिए कंडीशन होगा। क्लियर?
देखिए अगर हम लॉजिक की बात करें, आखिर ये जो कैंसिलेशन लॉ मैंने आपको बताया, ए बी इक्वल्स ए सी कैन बी रिटन एज बी इक्वल सी, यानी ए का कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आखिर ये कंडीशन क्यों रिक्वायर्ड है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो आप आगे पढ़ने वाले हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रीफ करता हूँ। हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक बात तो ये भी याद रखना है आपको कि इन्वर्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आगे सीखने वाले हो। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी इस केस में अगर आपने ए को नॉन सिंगुलर बता दिया, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो बेसिकली ये जो आपने लिखा है ए बी इक्वल्स ए सी, अगर इसको हम ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ए इन्वर्स डेफिनेटली इस केस में एग्जिस्ट करने वाला है क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है। सो आई एम प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। भाई कंडीशन तो कैंसिलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ तो आप ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूँ, ए इन्वर्स इंटू ए या ए इंटू ए इन्वर्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए, ये दोनों आई के इक्वल होता है। ठीक है क्या? तो देखिए यहाँ पे आपके पास है ए इन्वर्स इंटू ए, तो ये आई बन जाएगा आई इंटू बी, और यहाँ पर भी आपके पास है ए इन्वर्स इंटू ए, तो ये भी क्या बन जाएगा आई इंटू सी। अब देखो एक और बात आपको पता रखना चाहिए, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई किया तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, ए के इक्वल मिलता है ना। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना। मान लो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का, तो आई का ऑर्डर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और तब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए के इक्वल ही होगा। इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई इंटू ए दैट इज ऑल्सो ए, है ना। देखो इनफैक्ट यहाँ पे आपको कुछ कॉम्यूटेटिव पेयर्स भी मिल गए, मतलब अभी हमने बोला था ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो कॉम्यूटेटिव होते हैं, लाइक ए इंटू ए इनवर्स एंड ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों इक्वल है, आई के इक्वल है। सो ए एंड ए इनवर्स यहाँ पे एक कॉम्यूटेटिव पेयर फॉर्म कर रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली ए इंटू आई एंड आई इंटू ए इंटू आई एंड आई इंटू ए, ये भी इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये भी यहाँ पे कॉम्यूटेटिव होगा, है ना। एनीवेज अभी हम क्या बात कर रहे थे कि ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू आई बन जाएगा RHS में भी, और आई इंटू बी को आप बी लिख सकते हैं, आई इंटू सी को आप सी लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गया, बी एंड सी इक्वल। तो ए के नॉन सिंगुलर होने से ये पता चलता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, विच मीन्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं ए कैंसिल हो जाएगा और आपको बी और सी इक्वल दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट याद रखना है, कैंसिलेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए फाइनली हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस पे बेस्ड है। अगर मान लो किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है, ये जो जीरो मैंने लिखा है ये एक्चुअली ओ है और ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको जीरो मत समझ लेना। तो अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इससे आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे देखिए रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, इफ सपोज यू हैव टू रियल नंबर्स जिसका प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों भी जीरो हो सकता है ना, एटलीस्ट एक को जीरो होना कंपलसरी है। लेकिन क्या ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और अब वो अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल है,
तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस can be a जीरो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होकर एक जीरो मैट्रिक्स बना दें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, तो इफ सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस और दूसरा मैट्रिक्स कुछ ऐसा है। देखो ये दोनों ही मैट्रिसेस नॉन जीरो मैट्रिसेस है ना, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन जब आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ए बी इक्वल्स नल, इसका मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं समझना है कि ए या बी में से किसी एक को कम से कम जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नो। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई होकर एक जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए एटलीस्ट वन ऑफ matrices A and B, at least one of matrices A and B must be singular. I think it is better to write or here. At least one of matrices A or B must be singular. ठीक है, मतलब ए और बी में से कम एक का सिंगुलर होना जरूरी है। इसको आप देखो ऐसे समझ सकते हो, आपके पास कंडीशन है ए बी इक्वल्स नल। अब मैं दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट अप्लाई करूं, अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल्स ज़ीरो। अब ये जीरो है, ये जीरो है, ध्यान देना, ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जब आपने डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जीरोज हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी जीरो का मतलब क्या है, अब ये दोनों तो कहीं ना कहीं दो रियल नंबर्स ही होंगे, मतलब दो नंबर्स ही होंगे। डिटर्मिनेंट इज सिंपली अ नंबर। तो अगर अब आप इसको देखें तो ये रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एंड नाउ आई कैन से ईदर डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो और डिटर्मिनेंट बी इज ज़ीरो और बोथ, है ना। या तो डिटर्मिनेंट ए जीरो होना चाहिए या डिटर्मिनेंट बी जीरो होना चाहिए या दोनों भी जीरो हो सकता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सेकंड केस में लिखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ मैट्रिसेस ए और बी मस्ट बी सिंगुलर। अगर ए बी को नल होना है तो किसी एक को सिंगुलर तो जरूर होना पड़ेगा। ठीक है, एंड सी थर्ड जो कंक्लूजन है हमारा, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये मान लिया जाए कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, देन मैट्रिक्स बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स। देखो ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी है। अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर हुआ तो मैट्रिक्स बी को 100% नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर बी नॉन सिंगुलर हुआ, यहां पे लिख ही देते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर बी नॉन सिंगुलर हुआ तो डेफिनेटली ए को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर ए इंटू बी नल जीरो गिवन है, जीरो मैट्रिक्स गिवन है। अब ए अगर नॉन सिंगुलर है तो वापस मैं बोल सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि बिल्कुल किया जा सकता है, तो ए इन्वर्स इंटू ए ये सिंपली आई बन जाएगा, आई इंटू बी
ये बी बन जाएगा। और RHS में ए इनवर्स इंटू नल, ये तो नल मैट्रिक्स से मिलने वाला है, यानी कहीं ना कहीं आपको बी क्या मिल गया, नल मिल गया। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि अगर ए या बी में से कोई भी एक नॉन सिंगुलर हुआ तो दूसरा मैट्रिक्स डेफिनेटली नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं जो आप इसके लिए कंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ ए बी इज ए नल मैट्रिक्स देन व्हाट कैन बी सेड, पहला पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स, मतलब 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई होकर जीरो मैट्रिक्स बन सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया एटलीस्ट वन ऑफ मैट्रिसेस ए और बी मस्ट बी सिंगुलर, ए या बी में से किसी एक का सिंगुलर होना तय है, मतलब किसी एक का तो डिटर्मिनेंट 0 होना ही चाहिए, कम से कम एक का, दोनों का भी हो सकता है। एंड देन मैंने क्या लिख दिया, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन बी मस्ट बी अ नल मैट्रिक्स, यानी ए या बी में से कोई भी एक अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वाला मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।